ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ फिजिक्स लेक्चर। हम चैप्टर पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हमने बहुत न्यूटन स्टडी कर लिया, न्यूटन फोर्सेस, उसके बाद कुछ कंसेप्ट हमने ग्रेविटेशन के फोर्स, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, सारी चीज़ें हमने स्टडी कर ली। ठीक है, आज हम शुरुआत करते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। ठीक है, हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, तो हम पढ़ेंगे आज एक्सेलरेशन, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है ये देखेंगे। ठीक है, ओके। जैसे हमें पता है पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम अर्थ सरफेस पे छोड़ते हैं, ठीक है, तो टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस आती है। हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ट्रैवल करता है, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ आता है। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ आता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये कैसा रहा है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये इसका डायरेक्शन रहेगा। अब ये बॉडी जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ये मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं फोर्स होगा। ठीक है, जो हमने डिफाइन कर लिया, इस फोर्स का नाम क्या था, इस फोर्स का नाम था ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटी अप्लाई करी है उसी को हम कह रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, अब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। मतलब कैसा हो रहा है, देखो अगर मैं कहूँ ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस कंडीशन में कैसा है, अभी स्टिल है, ठीक है, तो रेस्ट कंडीशन, रेस्ट कंडीशन इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। अभी ट्रैवल कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है, तो ये होगी इसकी फाइनल पॉइंट, ये होगी इसकी फाइनल पॉइंट हो गया। चीज़ें क्लियर है, ओके। ये फाइनल पॉइंट, तो यहाँ पे कुछ फाइनल वेलोसिटी की कंसीडर v। ठीक है, अब इतना जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज s, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करने की टाइम रिक्वायर्ड होगा दैट इज t। मतलब क्या हो रहा है, एक डिस्टेंस ट्रैवल कर, इसकी वेलोसिटी देखो चेंज हो रही है फ्रॉम इनिशियल 0 टू फाइनल v। ठीक है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी आपको ऑब्जर्व कर पा रहे हो। दैट इज हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी देखने मिल रहा है। अब चेंज इन वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, ये एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन को हम किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल a से। ये हमने फोर्स के चैप्टर में पढ़ लिया, फोर्स और मोशन के चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है। ठीक है, एक्सेलरेशन। पर जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो एक्सेलरेशन, इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल g से, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल g से। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम डिनोट करते हैं स्मॉल g से। चीज़ें क्लियर है, ओके। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है सर, ये देखेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू देखते हैं, ओके। हमारे पास एक फॉर्मूला था दैट इज F इक्वल्स टू G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, या फिर हम d स्क्वायर लिखते थे। दैट वाज डिस्टेंस, फोर्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस वेयर g इज कांस्टेंट। ये चीज़ें क्लियर है, ओके। हमें और एक इक्वेशन पता था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ यही कहता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। चीज़ें क्लियर है, ओके। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, दैट इज m इंटू ए इक्वल्स टू g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, या फिर d स्क्वायर आप लिख सकते हो, आपके बुक में d स्क्वायर होगा या फिर r स्क्वायर होगा, वॉट एवर। ठीक है, अब इस केस में हम बात करें ग्रेविटेशन की, तो जो एक्सेलरेशन है दैट इज a विल बी रिप्लेस बाय स्मॉल g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हो गया m इंटू g इक्वल्स टू g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। चीज़ें क्लियर है, ठीक है। स्मॉल m और स्मॉल m कैंसल आउट, अब बचता है हमारे पास g इक्वल्स टू क्या बचेगा, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ये चीज़ें क्लियर है ना, ठीक है। अब हम अगर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, स्मॉल g की वैल्यू पुट कर देते हैं, स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G क्या है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू ये हो गई कैपिटल G। कैपिटल M क्या है, हम अर्थ के बारे में बात करें, हमारी जो स्टडी है वो अर्थ को लेके, तो मास ऑफ अर्थ क्या है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ये हो गया इसका मास 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। और रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है,
रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁻⁻6 सॉरी +6 और आर का कैसा है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर कर दिया हमने। ये चीज़ें क्लियर है? ओके जब ये पर्टिकुलर आप वैल्यू सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिलेगी g इक्वल्स टू 9.77 एक्सेलरेशन, इसलिए इसका स्क्वायर क्या रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ये वैल्यू देखने मिलेगी दैट इज 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चीज़ें क्लियर है की वैल्यू। जब हम इसे राउंड ऑफ करते हैं सिंगल डिजिट पे तो कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। दिस इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। कैसी वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। आपको बुक में या फिर आप पर्टिकुलर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको 9.8 कंसीडर करना है, इट इज़ एन डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे ठीक है 9.8 आप वैल्यू कंसीडर करोगे, इट इज डिफॉल्ट वैल्यू। अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है तो आप यूज़ कर सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इफ़ एंड ओनली अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है तो, ठीक है। आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करो। अगर गिवन नहीं है और आपको एप्लीकेशन करना है पर्टिकुलर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू का, तो आप ये यूज़ करोगे दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप 10 यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। 10 कैलकुलेशन के लिए ईजी होता है, स्टिल आप यूज़ नहीं करोगे। दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू, दिस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चीज़ें क्लियर है? ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसेप्ट, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ में आ गया हमारे, कहाँ से जनरेट होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कैसे 9.8 आया, 9.77 जो आता है पर्टिकुलर ये कैलकुलेशन से, ठीक है। 6.67 10⁻⁻11 दैट इज कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ, यहाँ पर लिख देते हैं हम, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ और आर इज रेडियस इन डिस्टेंस, कह सकते हैं रेडियस नहीं डिस्टेंस, फ्रॉम कोर टू सरफेस, ठीक है। फ्रॉम कोर टू सरफेस, आर इज डिस्टेंस फ्रॉम कोर, दैट इज हमें पता है ये कोर होता है, ये हमारा कोर हो गया, दिस इज कोर एंड दिस इज सरफेस। तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगा, ये डिस्टेंस आपका आर रहेगा, दैट इज स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर, या फिर आप इसको डी भी कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस, वॉट एवर नोटेशन यू विल बी यूजिंग। ये चीज़ें क्लियर है? समझ में आ गई ये सारी चीज़ें? इजी था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं वहाँ पे हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके न्यूमेरिकल देखने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्या इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है? क्या इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है? हाँ, चेंज कैसे होगी, व्हाट इज द फैक्टर, ये देखते हैं। जैसे हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या कहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे आप फैक्टर नोटिस करोगे तो क्या है, कैपिटल जी दैट इज कांस्टेंट, ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है कांस्टेंट है, तो ये चेंज नहीं होगी। मास ऑफ अर्थ भी कैसा है, कांस्टेंट है। पर हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है वो पर्टिकुलर सर्कुलर नहीं है, वो कैसी है, स्फीयर है शेप में, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका हो गया ये पोल और ये इक्वेटर, सेंटर ऑफ, ये पोल हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल, और कुछ यहाँ से आपके इक्वेटर। ये चीज़ें क्लियर है ना? तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियस वेरी हो रहा है। हम हॉरिजॉन्टल, अच्छा आपको सेम दिख रहा है हॉरिजॉन्टली एक्चुअली ना, थोड़ी सी फ्लैट एंड है हमारी यार, थोड़ी सी फ्लैट एंड, ये ज़्यादा दिख रही है पर थोड़ी सी फ्लैट एंड है। चीज़ें क्लियर है? ओके। ये हो गया आपकी इक्वेटर इस तरीके से, ये आपका पोल बन गया, ये नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और ये बन गया आपका इक्वेटर। देखो पोल पास में फ्रॉम द सेंटर, मतलब क्या हुआ, अगर हम इसे आर के बारे में, आर के टर्म से बात करते हैं, डिस्टेंस, और ये भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस वेरी कर रहा है, डिस्टेंस वेरी कर रहा है, दैट इज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, ये इक्वेटर है, तो डिस्टेंस इज वेरिंग फ्रॉम पोल
टू इक्वेटर, ठीक है। अगर डिस्टेंस वेरी कर रहा है मतलब क्या होता है, दैट इज आर, अगर आर जो है पर्टिकुलर वेरी कर रहा है, यहाँ पे आर जो है ये वेरी करेगा, तो सिंपल सी बात है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी चेंज आएगा, हाँ है ना। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम विच, फ्रॉम पोल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, कि पर्टिकुलर पोल से कितने दूरी से ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है या फिर ट्रैवल कर रहा है, ये हमें देखने मिलेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है, दिस वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी। सबसे पहले हम चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे चेंज अलोंग द सरफेस, चेंज अलोंग द सरफेस, ठीक है, ओके। Will the value of g be the same everywhere on the surface of the earth? The answer is no. The reason is that the shape of the earth is not exactly spherical, and so the distance of a point on the surface of the earth from its center differs somehow from place to place. Due to its rotation, the earth bulges at the equator and it's flattened at the pole. Its radius is largest at the equator and smallest at the pole. The value of g is thus highest 9.832 at the pole and it decreases slowly with the decrease in latitude. It is lowest as 9.78 at the equator. वही हमने यहाँ पे डिस्कस किया। देखो यहाँ पे जो रेडियस का डिस्टेंस है, अगर हम ग्राउंड सरफेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अलोंग द इक्वेटर यू हैव टू ट्रैवल मोर डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ठीक है, आपको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मतलब आपको जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो हमारा जो कैलकुलेशन रहेगा वो सब कुछ सेंटर से रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस देखो ज़्यादा है, अगर मैं इसे कैपिटल आर कह देता हूँ, वैसे स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल आर, this is small r, in which capital R is okay, distance is more as compared to small r। तो अब क्या हो रहा है, जैसे ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब क्यों डिक्रीज होगी, कि g और r में कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, g इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या कहते हैं, अगर मैं r को इंक्रीज कर देता हूँ तो वैल्यू ऑफ g विल बी डिक्रीज। आर सबसे ज़्यादा कहाँ पे, इक्वेटर पे, दैट इज मोर एट इक्वेटर, सो वैल्यू ऑफ जी विल बी लेस। वैल्यू ऑफ जी कितना है, वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज जी इक्वल्स टू एट इक्वेटर इक्वल्स टू 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर, 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पोल्स के, पोल के बारे में बात करते हैं, पोल का रेडियस कैसा है, कम है, ठीक है, फिर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये इक्वेटर केस, ये पोल, ठीक है। G is inversely proportional to 1/r square, in which if r is decreases, G कैसा होगा, इंक्रीज हो जाएगा, रेडियस कम होगा। देखो यहाँ पे रेडियस कम हो रहा है, ठीक है, रेडियस यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है, रेडियस कम हो जाएगा तो जी की वैल्यू कैसी होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जी की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा दैट स्मॉल आर, ये क्या है, लेस एट पोल्स, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ जी एट पोल इक्वल्स टू 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो वैल्यू ऑफ जी क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ जी डिफर कर रहा है इक्वेटर से पोल के बीच में, मतलब वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, या फिर हम कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। चीज़ें क्लियर है, मतलब क्या होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा, दैट इज आर चेंज होगा या फिर डी चेंज होगा, तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी चेंज होगी। इसलिए हम ऑन एन एवरेज जो वैल्यू कंसीडर करते हैं, सो वी कंसीडर एवरेज वैल्यू as 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम एवरेज वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ये चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गई? ओके, अब ये तो हो गया सरफेस पे बारे। अब हम बात करते हैं हाइट, ठीक है? ये अब हम अलॉन्ग द ग्राउंड बात कर रहे थे, अब हम हाइट के बारे में बात करते हैं। अगर हाइट चेंज होती है तो उसमें क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो माउंटेन क्लाइंब कर रहा है, उसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या रहेगी ये देखते हैं, ठीक है? चेंज विथ हाइट, सेकंड पढ़ेंगे। चेंज विथ हाइट पढ़ते हैं, ठीक है? As we go above the surface, the value of r in the equation 5 increases, or in our equation increases, and the value of g decreases. However, the decrease is rather small for height which are small in comparison to the earth radius. For example, remember that the radius of the earth is 6,400 km. If an aeroplane is flying at a height 10 km above the surface of the earth, its distance from the earth's surface changes from 6,400 to 6,410. So, okay. On the other hand, on the other hand, when we consider an artificial satellite above the surface, we have to take into account the change in the value of g due to large change in the distance of the satellite from the center of the earth. Some typical heights of the value g at the given height in the following table. Okay. अब हम हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? कंसीडर हमारी अर्थ है, ठीक है? अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है? ये रेडियस है, ठीक है? 6,400 किलोमीटर, ये कहेगा रेडियस, ठीक है? ये अर्थ सरफेस है। अब यहाँ पे कोई एनवायरनमेंट है हमारा, ठीक है? ये हमारा एनवायरनमेंट है, ओके। अब अगर हम बात कर रहे हैं, एक एरोप्लेन है, ठीक है? एरोप्लेन कैसे बनाते हैं? ठीक है, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है at a height of 10 किलोमीटर, at a height of 10 किलोमीटर, ठीक है? अब हमें पता है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ गई? ये किसके साथ वेरी होगी? रेडियस के साथ, मतलब रेडियस का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ओके? अब हम बात करें, जैसे हमें पता है कि रेडियस कितना है? 6,400 किलोमीटर का रेडियस है, ठीक है? अब हम कह रहे हैं कि फ्रॉम द सरफेस 10 किलोमीटर वो एक प्लेन फ्लाई कर रहा है, मतलब एट सर्टन हाइट कितना? 10 किलोमीटर। सो जब हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन कैसे रहेगा? g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है, पर हमारे केस में क्या होगा? अब डिस्टेंस कितना है? दैट इज r प्लस h, क्योंकि हम इतना टोटल डिस्टेंस फाइंड करना ऑब्जेक्ट से, तो क्या हो जाएगा? स्मॉल r विल बी रिप्लेस्ड एज r प्लस h, तो क्या हो जाएगा? g इक्वल्स g 1/r प्लस h, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। अब हमें पता है कि जो हाइट है वो इंक्रीज हो गई है। अगर हमारी हाइट इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है? पर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ज़्यादा आपको चेंजेस देखने नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जबकि रिलेशन तो कह रहा है कि सर ये अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर हाइट इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होनी चाहिए, फिर भी ये चेंजेस क्यों ऑब्जर्व नहीं होगा? बिकॉज जैसे ये देखिए रेडियस क्या है? 6,400 किलोमीटर। अब 6,400 किलोमीटर का आप तो डिस्टेंस वैसे ही ट्रैवल कर लिया है, दैट इज ऑन द सर्फेस ऑफ द। अब आप सिर्फ 10 किलोमीटर ट्रैवल करो तो ये रेडियस क्या है? 10 किलोमीटर तो एक नेग्लिजिबल अमाउंट जैसे हो गया। 6,400 कहा और 10 किलोमीटर का, चीज़ें क्लियर है? मतलब कंपैरिजन देख रहे हो, मतलब ये नेग्लिजिबल चेंज इन डिस्टेंस है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 1,000 रुपीज़ और आपके पास अगर 1 रुपये किसी ने दे दिया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ क्या? नहीं हुआ, बिकॉज आपके पास एक लार्ज अमाउंट पहले से प्रेजेंट है, 1,000 रुपीज़, अब किसी ने सिर्फ 1 रुपये दिया, तो ये ऐसा कंपेरिजन है, ठीक है? इसके जैसे क्या होगा? ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यहाँ पे आपको ज़्यादा चेंजेस देखने नहीं मिलेगा, जबकि हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगी। हमारा कंसेप्ट कहता है कि सर हाइट इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगी, पर ज़्यादा चेंजेस आपको देखने नहीं मिलेगा, बिकॉज जो डिस्टेंस है वो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। चीज़ें क्लियर है? ओके। अगर हम इसी हाइट के कंसेप्ट को लेके, ये प्लेन हो गया, अब हम बात करते हैं सैटेलाइट्स, ठीक है? जो सैटेलाइट हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, अब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है? वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे फ्लाई करती है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे एक सैटेलाइट फ्लाई कर रहा है, मतलब अगर ये रेडियस r है, दिस इज r, ओके? अब इसके बाद आप और ज़्यादा हाइट ट्रैवल करेगा सैटेलाइट, ठीक है? सैटेलाइट बहुत दूर उड़ते हैं, ठीक है? कंसीडर यहाँ पे जो हाइट है दैट इज h डैश। अब ये चेंज इन हाइट कितना है? बहुत ज़्यादा है। तो जब हम सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं,
सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं तो फॉर्मूला फिर से वही आएगा 1/r इन विच नाउ अब क्या है r इक्वल्स टू r प्लस एच डैश वेर एच डैश इज एन मेजरेबल क्वांटिटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r प्लस एच डैश। तो फिर जो चेंज इन वैल्यू मिलेगी आपको, चेंज इन वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। जो चेंज इन वैल्यू रहेगी दैट इज r प्लस r डैश, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, बहुत कम डिक्रीज हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है? तो आप क्या करोगे, जब हम सैटेलाइट के बारे में स्टडी करते हैं, सैटेलाइट को जब हम स्पेस में भेजते या फिर ट्रैवल करवाते हैं या फिर रॉकेट हमारा मूव करते हैं इन द स्पेस सैटेलाइट, जैसे चंद्रयान वगैरह जो मूव किया था, उस कंडीशन में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसिडरेशन में लेते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे हम ध्यान देते हैं कि कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो सकती है। पर जब प्लेन्स फ्लाई करते हैं तो यहाँ पे नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का चेंज देखने मिलेगा आपको। ये दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, दोनों सर्टन हाइट पे मूव करें पर यहाँ पे हाइट चेंज इन हाइट इज नेग्लिजिबल। यहाँ पे चेंज इन हाइट बहुत ज़्यादा है, दैट इज एच डैश। देखो चेंज इन हाइट इन सैटेलाइट केस बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ें क्लियर है? हाँ है ना? ओके, अब हम बात करेंगे चेंज इन डेप्थ के बारे में। ठीक है, और एक कंसेप्ट पढ़ते हैं चेंज इन डेप्थ। ये पूरा मिटा दें। चलो सरफेस पे बात हो गई, हाइट पे बात हो गई, अब थोड़ा डेप्थ के बारे में बात करते हैं कि डेप्थ में अगर हम ट्रैवल करते हैं, मतलब डेप्थ मतलब डीप इनसाइड द ओशन, तो कितना ज़्यादा चेंजेस आपको देखने मिलेगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। द वैल्यू ऑफ आर इन द इक्वेशन डिक्रीजेस and one would think that the value of g should increase as per the formula. However, the part of the earth which contributes towards the gravitational force felt by the object also decreases, which means that the value of m to be used in equation also decreases. As a combined result, the r and m, the value of g decreases as we go deep inside the earth. अब यहाँ पे एक अलग ही कंसेप्ट में देखने मिलेगा। ठीक है, चेंज इन डेप्थ। यहाँ पे जो फॉर्मूला का कंसेप्ट है वो वेरी करेगा। अब थोड़ा ध्यान देना है, फॉर्मूला क्या था हमारा, दैट वाज g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर हम अर्थ के बारे में बात करते हैं, ये हमारी अर्थ है, ये हो गया हमारा रेडियस। अब हम कह रहे हैं कि डेप्थ में आ रहे हैं। डेप्थ में आ रहे हैं मतलब क्या, सरफेस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं। कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे हमने x डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। ठीक है, डाउन डीप डाउन हमने x डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया, रिमेनिंग पार्ट इज r दैट वाज कैपिटल R माइनस x, कैपिटल R माइनस x, ये हो गया रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, सर डिस्टेंस जो ओरिजिनल r था दैट वाज ओरिजिनल r, अब r क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, r की वैल्यू कम हो गई। तो सर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर r की वैल्यू कम होती है तो सर g की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, ऐसे होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, पर यहाँ पे ये कंसेप्ट वैलिड नहीं है। यहाँ पे ये कंसेप्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, अब ये जानते हैं कि अगर r डिक्रीज हो रहा है तो सर g इंक्रीज होना चाहिए, पर यहाँ पे g इंक्रीज क्यों नहीं है, यहाँ पे भी g डिक्रीज होता है। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द सरफेस। अब रीज़न क्या है, रीज़न देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैं ग्लोब को इंक्रीज मैग्नीफाई कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका रेडियस दैट इज़ r, आपने डिस्टेंस कुछ ट्रैवल किया फ्रॉम द सरफेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में x, सो द रिमेनिंग पार्ट इज r माइनस x। चीज़ें क्लियर है? अब हमें पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये अप्लाई कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है अर्थ का सरफेस, जो अर्थ का इनर कोर होता है, जो ग्राउंड के नीचे से जितना भी पार्ट होता है अर्थ का, वो ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई करता है। चीज़ें क्लियर है? अब आपने क्या किया, आपने जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर लिया तो ये जो एरिया है, अब आपका ये एरिया आप सब्सट्रैक्ट हो चुका है आपके अर्थ की ग्रेविटी फील्ड में से, क्योंकि अब आपका फर्स्ट पॉइंट ये था, दिस वाज योर इनिशियल पॉइंट। तो आप पे जो अर्थ की ग्रेविटी फील्ड तो कंप्लीट r अप्लाई कर रहा था। ठीक है, कंप्लीट r, जो अर्थ अगर हम कहते हैं अर्थ को अगर इक्वल हाफ में डिवाइड कर दूँ तो आपका जो सेमी सर्कल है ये पूरा ग्रेविटी फील्ड आप पे अप्लाई करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा था। पर जैसे ही आप सेकंड पोजीशन में आ गए, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गए, दैट इज r माइनस x, तो यहाँ पे जो आपको कैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन ऊपर थोड़ी खींचेगा ग्रेविटेशन फील्ड, जो रिमेनिंग पार्ट है, मतलब रिमेनिंग पार्ट कौन सा हो गया, ये हो गया रिमेनिंग पार्ट। अब आप पे जो ग्रेविटी फील्ड अप्लाई हो रही है वो सिर्फ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अर्थ अप्लाई कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या, अब अर्थ का पार्ट भी तो कम हो गया, अर्थ का पार्ट कम हो गया तो जो ग्रेविटी फील्ड है, मतलब ग्रेविटी फोर्स है, वो भी वीक हो गई है। ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम पार्ट देखो
कैंसिल आउट हो चुका है, तो इतना ही पार्ट आप पे ग्रेविटी फील्ड अप्लाई करें, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो वीक हो चुका है। अब फोर्स वीक हुआ है मतलब आपका मास भी कम हो जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, और एक्सेलरेशन कम होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए मैं एज वी मूव फ्रॉम डाउन द सरफेस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी that is small g also decreases। ठीक है, ऑल्सो डिक्रीजेज, इसका मतलब क्या होता है, दैट वाज g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर का जो हमारा कंसेप्ट था, g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ये वैलिड कहाँ पे, फर्स्ट वैलिड है ऑन द सरफेस, ठीक है, एंड अबाउ द सरफेस, above the surface that is at certain height। ठीक है, जब हम below the surface बात करते हैं वैलिड नहीं है। below the surface ये वैलिड नहीं है। ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? ओके, समझ में आ गई चीज़ें? चलो ओके, थैंक यू।